ऑल राइट। इसको भी ना आप बेशक इधर कर लो ताकि ये कोई बैठ जाएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक? तो रेडी हैं सारे? हाँ। ये जो कोर्स है ये मैंने लास्ट हमारी जो ग्रुप मीटिंग थी उसमें हमने, इफ़ रिमेम्बर, हमने डिस्कस किया था। हमारे पास जो ग्रुप में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं। यहाँ पे इस वक्त केमिकल इंजीनियर्स कितने हैं, कौन कौन है? केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और केमिकल इंजीनियर्स भी हैं काफ़ी। और केमिस्ट्री बैकग्राउंड में अभी कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास दो तीन लोग हैं, हाँ, जो कि अस्का विल ज्वाइन सून। अली भी केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं और दो तीन और हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा राबिया आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। और ज़कावत आप भी केमिकल इंजीनियर हो। और आपकी पॉलीमर इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट, लेकिन अभी मास्टर्स हुई नहीं है ना, अभी हम वो उसकी बात कर रहे हैं जो कि आपने कर ली है, ठीक है। तो इतना जब डाइवर्स बैकग्राउंड के हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो एक जो प्रॉब्लम होता है वो ये कि हम रिसर्च डिज़ाइन कर लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू या व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू। और हम ये भी देख लेते हैं कि मेम्ब्रेन्स किस तरह बनानी है, किस एप्लीकेशन के लिए बनानी है, उनको कैसे टेस्ट करना है। फिर बहुत आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो या अपनी कंप्लीट करने वाले हो, और आप ये भी देख लेते हो, आप रिजल्ट्स भी ले लेते हो, वेदर इट इज़ लिक्विड फिल्ट्रेशन, गैसियस फिल्ट्रेशन या कोई और। आप ज़ाहिर है मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस है तो सेपरेशंस के ऊपर ही काम कर रहे होते हो। लेकिन जब आप, मैंने जो भी नोट किया है पिछले एक साल में, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते थे और वो भी जो स्टूडेंट्स होते थे वो जिस तरह वजी आपने कोर्स पढ़ा हुआ है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का, है ना, तो व्हाट वी यूज टू डू कि पहले वो कोर्स पढ़ते थे मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का एक पूरे सेमेस्टर में। और उसके बाद ये होता था कि उन्हें फंडामेंटल्स का पता होता था और काफ़ी अच्छा हमारा मास्टर्स या पीएचडी का थीसिस होता था और बड़ी अच्छी हम रिजल्ट्स को बड़ा डीपली देखते थे, उनको अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन व्हाट आई फेल्ट इन द लास्ट 1 ईयर और सो कि चूंकि हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी थी स्टूडेंट्स की, तो काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन लेटर ऑन कुछ बहुत ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स थे जो कि उनको नहीं नहीं पता थे। और इसकी वजह से दे वर स्ट्रगलिंग अ बिट, स्ट्रगलिंग के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है उनको फिर दोबारा बेसिक्स को पढ़ना पड़ा और समझना पड़ा। और उन्होंने कुछ शॉर्टकट्स भी यूज़ किए, लेकिन इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो व्हाट वी डिसाइडेड, मैंने डॉक्टर मज़र से भी डिस्कस किया, डॉक्टर यासीन से भी डिस्कस किया, जो कि आप लोगों के सुपरवाइज़र या को सुपरवाइज़र हैं। एंड वी थॉट के इट वुड बी अ गुड आइडिया अगर हम एक जो हम सेमेस्टर में कोर्स पढ़ते हैं उसके मेन मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं उनको हम एक छोटे से टाइम पीरियड में कवर करने की कोशिश करें, लेट्स से इन 5 to 7 8 डेज, जितना हम कम टाइम में कर सकें। और उसके बाद वी एक्सपेक्ट कि जब आपको वो फंडामेंटल्स आप कवर कर लोगे तो यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप जो काम कर रहे होगे उसको बेहतर तौर पे एक्सप्लेन भी कर सकोगे, आपकी रिपोर्ट राइटिंग भी बेहतर हो जाएगी एंड सो ऑन। हमेशा ऑब्वियसली कोर्स पढ़ने का, ये फंडामेंटल्स रिक्वायर करने का बेनिफिट ही होता है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा मैं ये माइक भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इन सेशंस को हम साथ रिकॉर्ड कर लेंगे। अब ये तो नहीं होगा कि दो स्टूडेंट आएंगे तो फिर दोबारा हम ऐसे ही करेंगे। कोर्स तो हमारा चलता रहता है जो सेमेस्टर वाइड है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे टाइम पे ज्वाइन करते हैं जो जब वो कोर्स को ज्वाइन नहीं कर कर सकते एंड सो ऑन। तो हम ये करेंगे कि हम इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग कर लेंगे, फिर हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएंगे कि वो इसको एडिट कर लें, क्योंकि हम इसमें गपशप भी करेंगे, थोड़ी डिस्कशंस भी होंगी। तो ऐसी चीज़ जो कि एक
थर्ड पर्सन जो कि लेटर ऑन ज्वाइन कर रहा है उसको जो चीज़ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो उसकी एडिटिंग के बाद हम वी विल शेयर विद आवर न्यू स्टूडेंट्स। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि एक चीज़ ये है कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इट वोंट बी अ फुल डे एक्टिविटी क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ चल रही हैं। आपके केस में भी मैं कोर्सेज वैसे भी पढ़ा रहा हूँ। थर्सडे को आप में से कुछ लोगों ने कॉन्फ्रेंस पे जाना है ना? किसने जाना है? ली ने भी जाना है, आपने भी जाना है और ज़कावत आपने भी ना। तो थर्सडे को भी हम ब्रेक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट डेज में भी ना हम सेशन के एंड पे डिसाइड किया करेंगे कि हम इस स्लॉट में अगले दिन हम कोर्स को कवर करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट आई वांट कि ये इंटरेक्टिव हो। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा जिस तरह आप सीजीपीए वाला कोई वो नहीं है हाँ कि आपने सीजीपीए लेना है या कुछ करना है। वी विल सी कि एंड पे हम कोई एग्जाम या कुछ इस तरह की चीज़ रखें, लेकिन कोई वो आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। और मेरे ख्याल में मैंने जब पीएचडी स्टार्ट की तो मैंने इसी तरह का कोर्स लिया था, वॉलंटरी कोर्स क्लास के अंदर वाला। तो वो बड़ा बंदा ज़्यादा अच्छा लर्न करता है जब आपके पास ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं होता। एग्जाम जब एग्जाम का प्रेशर होना तो आप बड़ी लिमिटेड चीज़ों को कर रहे हो, देख रहे होते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को पढ़ रहे होते हो। एक और चीज़ ये है कि ड्यूरिंग दिस कोर्स, क्योंकि हमने इसका क्रैश कोर्स नाम रखा हुआ है, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि सिर्फ इस लेक्चर को नहीं आप सुनोगे। ये जो दिन में हम 2-3 घंटे की 1.5-2 घंटे की एक्टिविटी किया करेंगे, जो आप बाकी टाइम है वो वो भी इस कोर्स को दोगे। वो कैसे दोगे? आप मैं आपसे बुक शेयर करूंगा, वो आप बुक को पढ़ोगे। ठीक है, और आप कुछ हम असाइनमेंट्स ग्रुप में करेंगे क्योंकि नंबर हमारा ज़्यादा है, कल हमें और लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। तो हम ग्रुप्स 2 या 3 लोगों के ग्रुप में छोटी छोटी असाइनमेंट्स करेंगे। असाइनमेंट्स कैसे होंगी? जो चीज़ आज तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, लेकिन प्रोबेबली कल से जो हमारे आ जाएगा, हमारा मटेरियल्स के ऊपर पढ़ेंगे या सिंथेसिस को पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे उससे रेलेवेंट मैं आपको कोई एक असाइनमेंट दूंगा कि आपने इससे रेलेवेंट किसी पेपर को पढ़ना है और जो चीज़ हमने पढ़ी वो आपने पेपर में पढ़ के प्रेजेंट करनी है या एक रिपोर्ट लिखनी है, एनीथिंग। ठीक है, तो इसका जाहिर है आपको एक ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव होगा कि नॉट ओनली यू विल लर्न फ्रॉम द कोर्स बट यू विल ऑल्सो सी रेलेवेंट पेपर्स, उनको पढ़ोगे और फिर उसको आप प्रेजेंट करोगे। तो विद दिस वी स्टार्ट। जो हमारा ये कोर्स है इसको हम मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं और इसके अंदर आपको जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको मैंने चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है। हमेशा से आई यूज टू डू इट। इसकी रीज़न ये है कि जो बुक है हमारी टेक्स्ट बुक, डेट इज, आप में से किसी के पास है या आपको पता है कौन सी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी की टेक्स्ट बुक होती है? नहीं नहीं नहीं, रिचर्ड बेकर की जो बुक है वो है अप्लाइड बुक ना। वो फंडामेंटल्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है, वो एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छी है। वो भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आप लोग जब ये कोर्स पढ़ लो और ये जो इस कोर्स की बुक है उसको पढ़ लो, तो अब वो जो एप्लीकेशन वाली बुक है वो ज़रूर पढ़ो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो रिचर्ड बेकर की बुक है वो जो आप काम कर रहे हो पर वेपोरेशन, वी हैवंट डिसाइडेड येट, है ना, एप्लीकेशन, इसी तरह वाटर या कुछ और, तो उन एप्लीकेशन के ऊपर वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक है इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। आप सबसे ना ये मैं ग्रुप में इसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा। हार्ड कॉपी ये मेरे पास ऑफिस में है, लाइब्रेरी में भी नहीं है और पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में आपसे शेयर करूंगा। तो फंडामेंटल्स ऑफ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी बाय मार्सेल, MARCEL मोल्डर, MULDER। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी बाय मार्सेल मोल्डर, ये बुक को हम फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आ, हमारे एक और स्टूडेंट आ गए, टीचर आ गए। और दूसरा ये जो बुक है इसको हम चैप्टर वाइज इसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, इसके वैसे तो शायद 8-9 चैप्टर्स हैं, लेकिन वी विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। ठीक है, उसके अंदर जो आज है हम वी विल कवर जनरल इंट्रोडक्शन,
उसके बाद जो सेकंड चैप्टर होगा हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट हम मटेरियल्स के ऊपर हमारा अगला पार्ट होगा, दैट विल बी टुमारो, कि हम मेम्ब्रेन्स को जो मटेरियल्स यूज़ होती हैं, जो जो जिनसे बनती हैं मेम्ब्रेन, वो कौन से होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जिनकी बेसिस पे हम किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने हमने हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन बनानी है तो मटेरियल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हाईली सेलेक्टिव सेपरेशन अगर हमने ज़्यादा रखनी अचीव करनी है तो उसके लिए मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आफ्टर मटेरियल्स वी विल डिस्कस अबाउट वैसे क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स, फिर सिंथेसिस कि मेम्ब्रेन्स को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। और जाहिर है आपको पता है बहुत सारी एप्लीकेशंस है मेम्ब्रेन्स की, तो सिंथेसिस टेक्निक्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। और एक टेक्निक है जो कि आप में से कुछ लोग काफ़ी वाइडली यूज़ कर रहे हो, वो क्या है, फेज इन्वर्जन। तो फेज इन्वर्जन चूंकि एक ऐसी टेक्निक है जो कि हर तरह की मेम्ब्रेन बनाने में यूज़ होती है, तो उसके लिए हम अलहदा से एक सेशन करेंगे। तो प्रोबेबली इट विल बी 2 सेशंस ऑन मेम्ब्रेन सिंथेसिस। उसके बाद क्या होना चाहिए, मटेरियल भी डिसाइड के सेलेक्ट कर लिए, मेम्ब्रेन बना भी ली, फिर कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद टेस्टिंग और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कि मेम्ब्रेन में जो नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है उसमें कौन से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, गैस सेपरेशन में कौन से होते हैं। तो अब मटेरियल्स भी हो गए, सिंथेसिस भी हमने पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट भी हम कवर कर लेंगे, कैरेक्टराइजेशन भी, टेस्टिंग भी। उसके बाद टेस्टिंग का मतलब क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मेम्ब्रेन्स की हम एक एक करके वी विल ट्राई कि हम एटलीस्ट वो एप्लीकेशन ज़रूर कवर करें जो हम इस लैब में कर रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, आरओ, परवेपरेशन, गैस सेपरेशन, सारी हम कवर करें। और इसके अलावा भी जो लेट्स से हमारा कोई अगर फ्यूचर में प्लान है या जो और मेम्ब्रेन्स की ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बड़ी इंडस्ट्रियली रेलेवेंट है, क्योंकि आप जब कोर्स पढ़ रहे हो तो इट्स बेटर कि आप थीसिस के साथ साथ आपको वैसे भी नॉलेज हो। हाँ, तो उसमें मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन हो गई, डायलिसिस एक बहुत वाइटल एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, तो उनको भी हम कवर करेंगे। और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे दो चीज़ों से कि मेम्ब्रेन के क्या चैलेंजेस होते हैं, फाउलिंग, कंसंट्रेशन, पोलराइजेशन, थोड़ा सा उनको टच करेंगे। और फाइनली जब मेम्ब्रेन्स हाँ आप लोग लैब में बनाते हो, इट्स वेरी डिफरेंट, फ्लैट शीट आप बनाते हो, उसको यूज़ करते हो सेल्स के अंदर, लेकिन इंडस्ट्री में जब ये फ्लैट शीट यूज़ होती है तो वो क्या मॉड्यूल आपने देखा होगा घरों में भी लगे हुए, तो वो जो मॉड्यूल होते हैं स्पाइरल वाउंड हॉलो फाइबर्स, वो क्या होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो वी विल ट्राई के आपको इस कोर्स के बाद कंप्लीट एक ओवरव्यू मिल जाए। और चूंकि ये पूरे सेमेस्टर में तो ज़ाहिर है हम कवर नहीं कर रहे, एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में कर रहे हैं, विद इन अ वीक और सो, तो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप, क्योंकि ज़ाहिर है हम सरफेस नॉलेज एक्वायर करेंगे, तो आप डेप्थ कैसे आपके पास आएगी, बाय बाय स्टडिंग द बुक, रिकमेंडेड बुक। ठीक है, जो बुक है ना, क्योंकि इसी वजह से चैप्टर मैं लिख रहा हूँ कि जो मैं चैप्टर हम पढ़ेंगे आपने कोशिश ज़रूर करनी है कि शाम को जाके या नेक्स्ट डे सेशन से पहले बाद में इस चैप्टर को ज़रूर गो थ्रू करना है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टुडे कि आप ये जो फर्स्ट चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग भी है बुक का, इसको आप बिफोर टुमारो नेक्स्ट सेशन आपने पढ़ना है। ये बस आगे वाली में हाल बात करते हैं। तो वी स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग जो कि आई एक्सपेक्ट आप लोगों में से 80% लोग एट सम स्टेज ऑफ मास्टर्स थीसिस हैं या पीएचडी हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको एक लेमैन से तो बेहतर पता होगा कि एक मेम्ब्रेन क्या होती है। व्हाट इज अ मेम्ब्रेन? अ मेम्ब्रेन इज समथिंग, अ बैरियर दैट, is it a barrier for everything? हाँ शाबाश, it is a selective barrier. And is it permeable to everything? It is semi-permeable barrier. So a membrane is a semi-permeable selective barrier, and why it is used? It is used to carry out separation. ठीक है, तो केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी कहलाई जाती है। ठीक है, आप किसी भी लैब में जाओगे मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी की, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स भी मिलेंगे,
पॉलीमर इंजीनियर्स भी मिलेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स भी होंगे, फिजिसिस्ट भी होंगे, केमिस्ट भी होंगे। मैंने भी जहाँ से पीएचडी की वहाँ पे 20 लोग अगर थे तो दो दो तीन तीन हर फील्ड के थे। तो जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है, ये जो सेपरेशन, इट इज़ अ सेपरेशन प्रोसेस, इट इज़ यूज टू कैरी आउट इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड सेपरेशन। सेपरेशंस कैसे होती है मेम्ब्रेन्स की? नॉर्मली जो एक लेमैन अगर हम किसी से पूछें तो वो क्या कहेगा? मेम्ब्रेन की सेपरेशंस होती हैं बाय, इट इज अ फिल्टर, है ना, फिल्टर, मेम्ब्रेन इज अ फिल्टर दैट कैरीज आउट सेपरेशन बाय, हाँ, लेकिन ऑन द एक किस तरह ये एक मॉलिक्यूल को दूसरे से सेपरेट कर, डिस्टिंग्विश करता है मेम्ब्रेन? साइज, है ना, कि एक का साइज बड़ा है, जिस तरह सीव होती है, छोटा साइज पास हो गया, बड़ा साइज पास नहीं हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं एक एज मेम्ब्रेन एक्सपर्ट, देन वी से मेम्ब्रेन्स नॉट ओनली सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बट देर आर ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते करेंगे। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं। और मेम्ब्रेन्स क्या साइज अगर की बेस पे राबिया ने बात की कि पोर्स, है ना, पोर साइज की बेस पे, तो आर मेम्ब्रेन्स ऑलवेज पोरस? नो। So membranes are also non-porous. And how the non-porous membrane separate? On the basis of solubility। ठीक है, वहां पे जो नॉन पोरस मेम्ब्रेन्स होती हैं वहां पे ये डोमिनेंट मैकेनिज्म होता है, सॉल्युबिलिटी। इसके अलावा इलेक्ट्रोडायलिसिस, फ्यूल सेल्स, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स, फ्यूल सेल्स, आपने पीएमएफसी शायद एक टर्म सुनी हो। तो बहुत सारी ऐसी मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइसिस भी होती है जो कि चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन करती हैं। और नॉट ओनली दिस, बल्कि और भी हैं, मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन, शायद नाम सुना हो या आप पढ़ोगे, वो टेम्परेचर के बेसिस पे वहां पे सेपरेशन होती है। ये जो सेपरेशन करने के लिए हमें हमेशा वी नीड अ ड्राइविंग फोर्स, वी नीड समथिंग दैट ड्राइव्स द फ्लक्स थ्रू अ मेम्ब्रेन। दिस ड्राइविंग फोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मली माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नैनोफिल्ट्रेशन। ये बड़ी कॉमन, रिवर्स ऑस्मोसिस, हर लेमैन को इनका पता होता है, ये हर इंजीनियर को। ये किस बेसिस पे सेपरेट करती हैं? क्या क्या? प्रेशर के बेसिस पे। ठीक है, तो ये इनमें फ़र्क की सिंपल अगर मैं कहूँ, इनमें सिर्फ यही फ़र्क है कि एक में कम ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है, कम प्रेशर चाहिए होता है, एक में ज़्यादा, एक में उससे ज़्यादा। तो अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा? It can be in the form of pressure, it can be in the form of concentration difference between one side of the membrane and the other side of the membrane. It can be in the form of charge. अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी तो सेपरेशन होगी? अगर मैं कहूँ होगी, सेपरेशन तो होगी साइज, सॉल्युबिलिटी या चार्ज की बेसिस पे। एक मेम्ब्रेन का पोर साइज छोटा है, एक मॉलिक्यूल बड़ा है, तो सेपरेशन तो हो जाएगी। फिर क्या मसला है? ड्राइविंग फोर्स अगर नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो फ्लक्स मेम्ब्रेन का लो होगा, है ना। अगर आपने हाउस होल्ड मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि जब आप टैप ओपन कर रहे हो, तो अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं है, पंप नहीं लगा हुआ या हाइड्रोलिक कोई हेड नहीं है, तो क्या होगा? पानी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा होगा। वी वांट के फ्लक्स जो है मेम्ब्रेन सेपरेट भी बहुत अच्छा करे और उसका फ्लक्स भी बहुत अच्छा हो। तो अगर हम मेम्ब्रेन की एक बात करते हैं तो always we will use these terms. A membrane is a semi-permeable barrier that carries out separation on the basis of size, solubility, charge, and in order to carry out these separation and to drive flux through membrane, we need a certain driving force that can be in the form of pressure difference between, ये जो अप साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होती है इसको हमेशा हम फीड साइड बोलते हैं, एंड जो डाउन स्ट्रीम साइड होती है इसको हम हमेशा परमिएट बोलते हैं। तो बिटवीन वी नीड अ ड्राइविंग फोर्स बिटवीन अ फीड एंड परमिएट। आपकी जो बुक है इसका मेरे ख्याल में पहला जो पेज है ना, उस पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग कि एक तरफ जन्नत बनाई हुई है, एक तरफ दोजख बनाई हुई है, और एक तरफ शैतान डेवल बनाया हुआ है सिंह के साथ। कि जो शैतान है वो एक मेम्ब्रेन का काम करता है कि कुछ लोगों को वो कुछ लोग उसमें से परमिएबल होते हैं,
और वो दोजख में चले जाते हैं। जो तो वो एक सिलेक्टिव बैरियर है, जो उसमें से परमिएबल नहीं होते वो उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक उसने एक बड़ी एक लेमैन एग्जांपल दी हुई है। सो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी की अगर हम ओवरऑल बात करें तो इट इज अ रिलेटिवली न्यू सेपरेशन प्रोसेस। इसके कंपीटिंग प्रोसेसेस क्या हैं? दो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर में से ऑयल की सेपरेशन है, या दो सॉल्वेंट्स हैं उनमें से एक को सेपरेट करना है, तो और क्या सेपरेशन प्रोसेसेस हो सकते हैं? या दो गैसेस है उनमें से एक को सेपरेट करना, यही हो सकता है ना। गैस गैस सेपरेशन होगी, गैस लिक्विड होगी, लिक्विड लिक्विड होगी, किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट होगा, डाइज, वेस्ट वाटर है तो उसमें डाई है, या कोई और कैटलिस्ट है जिसको हम रिकवर करना चाहते हैं। तो अगर मेम्ब्रेन को हम नहीं यूज करना चाहते तो और क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं? लाइक ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन हम कर सकते हैं, और है ना, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, कोई हम थर्ड लिक्विड ऐड करके उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है। क्रोमेटोग्राफ थर्मल मेथड्स में क्या, एक बहुत क्लासिक मेथड है डिस्टिलेशन। ठीक है, जो कि हमेशा से यूज होता रहा है, जहाँ पे अच्छा गैस 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 सेपरेशन में क्या यूज होता है? इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन को अगर हमने ना यूज करना हो, एयर में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट करना है, एड्सॉर्प्शन कर सकते हैं, वेरी गुड शाबाश। या हम एक और सिमिलर मेथड होता है एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन। ठीक है ना, तो एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन, तो ये कंपीटिंग वो हैं टेक्निक्स हैं। अच्छा, इसी से ना आपकी एक पहली एक छोटी सी असाइनमेंट बन गई। आपने ये करना है कि आज जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना, मेरे ख्याल में इसके अलावा बाकी सारी वो ऐसी चीज कोई नहीं होगी कि मैं आपको कोई इस तरह का दूं असाइनमेंट। आपने ये देखना है लिटरेचर में कि मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के क्या कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप ले लेना, मिसाल के तौर पे आप में से कोई गैस गैस सेपरेशन ले सकता है, आप में से कोई, जो लोग आप जिस पे काम कर रहे हो ना उस प्रोसेस को, वाटर पे कर रहे हो, पर वेपोरेशन पे कर रहे हो, तो जो भी आपकी एप्लीकेशन है आपने देखना है कि व्हाट आर द कंपीटिंग प्रोसेसेस, और एक टेबल बनाना है, सिंपल सा, कोई लंबा चौड़ी रिपोर्ट नहीं, एक टेबल में आपने प्रेजेंट करना है कि डिस्टिलेशन एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेसेस हैं, और मेम्ब्रेन उनसे क्यों बेहतर है, अगर बेहतर है तो। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है। तो जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है, वी से इट्स अ न्यू, रिलेटिवली न्यू सेपरेशन प्रोसेस। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ अभी हमने डिस्कस की, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ रैपिडली इमर्जिंग, तो जाहिर है इसके कुछ फ़ायदे होंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन्स को इंडस्ट्रीज में रिप्लेस कर रहे हैं, डिस्टिलेशन को मेम्ब्रेन से रिप्लेस कर रहे हैं, एज वेल एज अदर प्रोसेसेस। चूंकि मेम्ब्रेन की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो देर आर सो मैनी प्रोसेसेस, मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन, पर वेपोरेशन, आरओ, एफओ, मेरा ख्याल है ऐसा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं होगा जिसके अंदर इतने सब प्रोसेसेस होते हैं। तो चूंकि इतने ज़्यादा रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं, तो इसी वजह से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी फ़र्क है, मेम्ब्रेन टाइप भी फ़र्क है, इसी वजह से मेम्ब्रेन सिंथेसिस की जो टाइप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और जाहिर है चूंकि इतने ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो उनके प्रॉब्लम्स भी, हर प्रोसेस की अपनी प्रॉब्लम अपने चैलेंज हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेसेस में, इन सारे जितने भी एप्लीकेशन हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से इनको मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहते हैं, दैट इज द मेम्ब्रेन। अब जो एक मेम्ब्रेन है, अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन की बात करता हूँ, इसका आपका काम है वाटर के ऊपर, है ना, आपने वाटर फिल्ट्रेशन के ऊपर करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा इसके अलावा और कौन काम कर रहा है लिक्विड फिल्ट्रेशन पे? अच्छा वजी, तो एक मेम्ब्रेन आप सिंथेसाइज कर रहे हो यूजिंग सम मटेरियल, एक आप कर रहे हो, तो हाउ वुड आई नो कि किसकी मेम्ब्रेन जो है, किसकी बनाई हुई मेम्ब्रेन इज बेटर? ठीक है, तो हम एक चीज हम देखेंगे कि किस केस में फ्लक्स बेहतर है, हम के, और रिजेक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम मेम्ब्रेन की टेस्टिंग की बात करते हैं
एप्लीकेशन की बात करते हैं तो देर आर टू पैरामीटर्स बाय विच वी इंटरप्रेट द एफिशिएंसी ऑफ द मेम्ब्रेन। इसी तरह जब हम किसी सप्लायर से किसी मैन्युफैक्चरर से मेम्ब्रेन खरीदते हैं तब भी हम अपनी डिजायर्ड एप्लीकेशन का फ्लक्स और सेपरेशन, दीज आर टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब जो एफिशिएंसी है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मैनी वेज। आप लोग कुछ कर भी रहे होगे, फ्लो, फ्लक्स, परमिएशन रेट, परमिएबिलिटी, परमियंस, इन सारे जो टर्म्स है परमियंस, परमिबिलिटी, परमिएशन रेट, फ्लक्स, फ्लो, इन सब का मतलब यही है कि एक मेम्ब्रेन से कितनी तेजी से डिजायर्ड मॉलिक्यूल पास हो रहा है। इनमें डिफरेंस फिर क्या है, इतनी ज्यादा टर्म्स क्यों यूज हो रही हैं? व्हाई नॉट जस्ट वी यूज वन टर्म? वो ये सेलेक्टिविटी दूसरा टर्म है ना, ये ऊपर वाली आप देखो तो इसके अंदर ही इतने ज्यादा फ्लो, फ्लक्स, परमिएशन रेट, परमिबिलिटी, परमियंस, इनमें क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? यहां से अगर आप देखो तो चीज एक ही, हाँ ठीक है, इट इज डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस द सेम पैरामीटर, दैट इज हाउ मच इज द थ्रूपुट कमिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन। फ्लो के आपको पता होगा यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। फ्लो और फ्लक्स में क्या फर्क होता है? हाँ, दैट इज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फ्लो से हम कभी भी, अगर एक इंग्लैंड में एक मेम्ब्रेन बनी है और एक आप हम यहाँ पे बना रहे हैं तो हम कभी भी फ्लो से चेक कंपैरिजन नहीं कर सकते। लाइक लाइक कंपैरिजन करना है तो वी ऑलवेज गो अगेन परमिएशन रेट, परमेबिलिटी, परमियंस, दे हैव डिफरेंट यूनिट्स। दूसरा पैरामीटर क्या है? सिलेक्टिविटी, रिटेंशन, रिजेक्शन, सेपरेशन फैक्टर। कभी कभी एप्लीकेशन गैस सेपरेशन में हम हमेशा सेपरेशन फैक्टर और सिलेक्टिविटी की बात करते हैं। पर वेपरेशन में भी हम हमेशा, हिरा जब आप करती हो अपनी एक्सपेरिमेंट तो आप हमेशा या सिलेक्टिविटी निकालती हो या सेपरेशन फैक्टर निकालती हो, आप रिजेक्शन की कभी बात नहीं करते हैं ना, आप पेपर्स में भी नहीं मिलता। लेकिन इसका आपने जो पेपर्स देखे होंगे उसमें हमेशा रिजेक्शन होगी या रिटेंशन होगी। तो इट इज डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। अब हम अगर आए मेम्ब्रेन प्रोसेसेस के ऊपर तो ये हैं सिक्स नाइन नाइन मेजर मेम्ब्रेन प्रोसेसेस जो कि वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री में। माइक्रो, अल्ट्रा, नैनो फिल्ट्रेशन, हाइपर फिल्ट्रेशन जिसको आरओ भी कहा जाता है, गैस सेपरेशन, डायलिसिस, परवेपरेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन। आप लोग देख रहे होंगे इनमें से तकरीबन 70 to 80% के ऊपर हम आप में से कोई ना कोई काम कर रहा होगा और हम लोग करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? माइक्रो, अल्ट्रा, नैनो फिल्ट्रेशन जो है और आरओ, ये इन दोनों में फीड और जो परमिएट है ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये चारों प्रोसेसेस में पोरस मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं। इन चारों में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि पोर साइज का, माइक्रो फिल्ट्रेशन में बिगेस्ट पोर साइज, आरओ में स्मॉलेस्ट पोर साइज। चूंकि पोर साइज बेस्ड फिल्ट्रेशन हैं, जब भी पोर साइज बेस्ड फिल्ट्रेशन होगी तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी? प्रेशर हमेशा। ठीक है, गैस सेपरेशन, इट इज अ गैस सेपरेशन, तो सेपरेटिंग वन गैस टू अनदर, और ड्राइविंग फोर्स अगेन प्रेशर। लेकिन जो गैस सेपरेशन है मोस्टली डेंस मेम्ब्रेन, डेंस का मतलब है नॉन पोरस मेम्ब्रेन। इसकी क्या रीजन हो सकती है? व्हाई नॉट पोरस मेम्ब्रेन्स? वेरी गुड, शाबाश, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि जब आप सिंथेसिस के ऊपर आओगे और आप में से बहुत सारे लोग सिंथेसिस कर भी रहे होंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक अ मेम्ब्रेन दैट हैज ऑल द पोर्स ऑफ साइज ऑफ गैस का। कितना साइज होता है काइनेटिक डायमीटर, मॉलिक्यूलर डायमीटर, अंदाजन कितने नैनोमीटर होगा आपके ख्याल में? क्या? नहीं नहीं, 34 नैनोमीटर तो बहुत, खैर नैनोमीटर है लेकिन मेरे ख्याल में बहुत बड़ा साइज है। हाँ शाबाश, 0.34, नहीं हाँ सॉरी, 0.34 नैनोमीटर, 3.3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो पॉइंट कार्बन नैनो कार्बन डाइऑक्साइड का 3.3 0.33 नैनोमीटर है। और कार्बन डाइऑक्साइड की सेपरेशन आमतौर पे किससे की जाती है इंडस्ट्री में?
नहीं, किस गैस के साथ आमतौर पे किस गैस के साथ इसका मिक्सचर होता है जो कि सेपरेट हमें करना पड़ता है? एक तो हाइड्रोजन सिन गैस, और बिल्कुल ये नाइट्रोजन के साथ, ये जो लास्ट पे बैठे हुए हैं बच्चे, आप लोगों को बताना चाहिए। हाँ, फ्लू गैस सेपरेशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वी हैव टू सेपरेट आउट CO2। और एक और फ्यूल में भी एप्लीकेशन है इसकी। एक ऐसा फ्यूल है जिसके लिए, जिसको प्योर बनाने के लिए हमें CO2 सेपरेट करनी पड़ती है। गैस मीथेन, हाँ, जब नेचुरल गैस वेल से निकलती है तो उसके अंदर सब्सटेंशियल क्वांटिटीज होती हैं CO2 की। तो पाकिस्तान के अंदर भी मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेशन होती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गैस सेपरेशन में इस वजह से, चूंकि मॉलिक्यूलर साइज इतना छोटा होता है, तो सेपरेशन नॉर्मल मेथड से पॉसिबल नहीं होती। वी हैव टू मेक अफिनिटी या सॉल्युबिलिटी बेस्ड सेपरेशन। डायलिसिस अगेन लिक्विड लिक्विड बेस्ड सेपरेशन होती है, और डायलिसिस के केस में भी वी यूज डेंस मेम्ब्रेन। परवेपरेशन, परवेपरेशन हेरा आप बताओ, इसमें क्या फेजेस होते हैं, क्या होता है ड्राइविंग फोर्स, और कैसी मेम्ब्रेन आप सिंथेसाइज? लिक्विड कहाँ पे होता है? फीड साइड पे। और वेपर्स बनते हैं परमिएट में, परमिएट में। गुड। ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? प्रेशर या कंसंट्रेशन। और मेम्ब्रेन्स, डेंस मेम्ब्रेन, क्योंकि हाँ, और हम अफिनिटी बेस्ड, ठीक है। डेंस मेम्ब्रेन हमेशा, एक रूल ऑफ थंब ये है, जहां भी हम अफिनिटी बेस्ड सेपरेशन करेंगे वहां पे हम हमेशा डेंस मेम्ब्रेन, जहां पे हम साइज बेस्ड सेपरेशन करेंगे वहां पे हम पोरस मेम्ब्रेन्स यूज करेंगे। इलेक्ट्रोडायलिसिस एक और एप्लीकेशन है जो कि डिसैलिनेशन के लिए यूज होती है। लिक्विड लिक्विड, इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन फीड एंड परमिएट डिटरमिन करता है कि कितनी एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन होगी। और डेंस लेकिन कंडक्टिव मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया था ना कि सेपरेशन किस बेस पे होती है, तो यहाँ पे चार्ज बेस पे होती है। मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन एक और प्रोसेस है जो कि डिसैलिनेशन के लिए यूज किया जाता है। वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, तो फीड में भी वाटर, परमिएट में भी वाटर। ड्राइविंग फोर्स इस केस में टेम्परेचर होता है। और जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन में ये पोरस होती हैं। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा कि पोरस मेम्ब्रेन्स होती हैं, टेम्परेचर की बेस पे सेपरेशन होती है, तो आखिर कैसे होती होगी? वी विल इंशाल्लाह डिस्कस दिस एज वेल। तो ये जो है मेजर एप्लीकेशंस हैं, जब हम कोर्स के एंड में जाएंगे तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्विकली गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो जिसके ऊपर आप लोग सारे रिसर्च कर रहे हो, तो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डेट वाज फॉर वाटर फिल्ट्रेशन, जो 1920 में, राइट आफ्टर स्पेनिश फ्लू एंड राइट आफ्टर 1920 में एक और क्या बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था पूरी दुनिया में, World War I। हाँ, तो उनके बाद बहुत बड़ा इशू था, तो माइक्रोफिल्टर वाज फर्स्ट यूज टू सेपरेट आउट बैक्टीरिया एंड टू क्लीन वाटर। 1950s में एक बहुत बड़ी मेजर, जो अभी तक मेम्ब्रेन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, किडनी डायलिसिस। डायलिसिस मेम्ब्रेन्स कमर्शलाइज हुई नेदरलैंड्स में। देन 1950s में ही डिसैलिनेशन, वाटर का इशू बढ़ता रहा दुनिया में जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। सी वाटर डिसैलिनेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, 19 लेट 1970s में गैस सेपरेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं गैस सेपरेशन इतना लेट क्यों कमर्शलाइज हुई? हाँ हाँ, एक तो ये भी रीजन है कि एप्लीकेशन, और दूसरी रीजन ये है कि गैस सेपरेशन इज अ डिफिकल्ट सेपरेशन। उससे पहले पोरस मेम्ब्रेन्स बनाना तो बहुत पहले लोग शुरू हो गए थे, लेकिन डेंस मेम्ब्रेन्स जो है उनकी एप्लीकेशन इतनी नहीं थी। एंड फिर नैनो फिल्ट्रेशन, जिसमें चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी हुई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट के इशू भी बहुत ज़्यादा राइज हो गया। इन्वायरमेंट का मतलब कि इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर्स की वजह से इरिगेशन डिस्टर्ब हुई। इसी तरह बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम बड़े प्रीशियस कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे रिएक्टर्स होते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशंस आई कि किस तरह हम इन कैटलिस्ट को, इन प्रीशियस मेटल्स को
रिकवर कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। तो उसकी वजह से नैनो फिल्ट्रेशन या सॉल्वेंट रेजिस्टेंट नैनो फिल्ट्रेशन एप्लीकेशन और मेम्ब्रेन की मोर रिसेंट एप्लीकेशन जो कि पिछले 10-15 साल में जिनकी ज़्यादा हुई वैल्यू, दैट इज फ्यूल सेल्स के अंदर प्रोटॉन एक्सचेंज या एनाइन एक्सचेंज फ्यूल सेल्स, मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन, इट इज़ ऑल्सो अ न्यू कॉन्सेप्ट। फॉरवर्ड रिवर्स ऑस्मोसिस तो बहुत पहले आ गया था 1960s में, लेकिन अब जहाँ भी आप जाओ कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे एफओ की बात होती है, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। हम डिस्कस करेंगे इनको, इनके डिफरेंस को। और फाइनली जो 1960s में मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया, डेट वाज कि ये आप में से भी कुछ लोग इस तरह के मेम्ब्रेन बनाते हैं कि ऐसी मेम्ब्रेन्स बनना शुरू हो गई जिनमें जिनका एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर था। एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पहले जितनी भी मेम्ब्रेन्स बनती थी, अगर मैं कहूँ कि मेम्ब्रेन, जाहिर है वी नीड मेम्ब्रेन टू बी पोरस और वी नीड अ मेम्ब्रेन के उसके अंदर ऊपर लेस पोरस या डेंस लेयर हो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो वी वांट कि मेम्ब्रेन जो है वो डेंस हो। ये मैं आरओ की बात कर रहा हूँ या गैस सेपरेशन की या परवेपरेशन की, ठीक है। लेकिन जब हम डेंस मेम्ब्रेन पे जाते हैं तो आप सारों ने, जब आप लोग काम कर रहे हो, यू नो कि वी हैव टू वर्क एट वेरी हाई प्रेशर्स, है ना। नैनो फिल्ट्रेशन आरओ 10 बार 20 बार तक बहुत हाई प्रेशर एप्लीकेशन है। क्यों हाई प्रेशर है? बिकॉज जितना ज़्यादा हम प्रेशर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा, प्रेशर इज़ अ ड्राइविंग फोर्स, जितना ज़्यादा हम प्रेशर यूज़ करेंगे, जितनी ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। सिंस वी वांट द फ्लक्स टू बी वेरी हाई, तो वी हैव टू अप्लाई हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर हम यूज करते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि मेम्ब्रेन की मैकेनिकल स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती। मैकेनिकल स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें थिक मेम्ब्रेन बनानी पड़ती है, सो डैट इतनी मेम्ब्रेन थिक हो। अब ये हिरा ने कुछ अर्सा पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें इन्होंने पहले बहुत थिन मेम्ब्रेन बनाई, तो क्या होता था? बस्ट हो जाती थी। फिर क्या करना पड़ा? इन्हें बहुत थिक मेम्ब्रेन बनानी पड़ी। तो जब हम थिक मेम्ब्रेन बनाते हैं और उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ऑपरेशन तो हो जाता है, मेम्ब्रेन ऑपरेट्स, लेकिन इसका एक नुकसान है। क्यों कम होता है? यस, जो मेम्ब्रेन में जो मैस ट्रांसफर में हम जो आगे डिस्कस करेंगे, हम जो लॉ अप्लाई होता है डेट इज कॉल्ड एज फिक्स लॉ। फिक्स लॉ ये कहता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्राइविंग फोर्स, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, जो भी ड्राइविंग फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जितनी मेम्ब्रेन को हम थिक करते जाएंगे ताकि वो प्रेशर बियर करे, उतनी ज्यादा मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ेगी और रेजिस्टेंस बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट हमारा फ्लक्स कम होगा। ठीक है ना? ये बात समझ आ रही है? बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो हमें फिर क्या करना है? मेम्ब्रेन की थिकनेस रिड्यूस करनी है। जब मेम्ब्रेन की थिकनेस रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? डैमेज हो जाएगी, ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो 1960s तक, इवन के 70s तक यही प्रॉब्लम रहा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन्स की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई। इस इन एप्लीकेशंस के ऊपर वो नजर आ रहा है आपको ऊपर, लेट 1970s में गैस सेपरेशन, परवेपरेशन 80s में। और रीजन यही थी कि देयर वाज नो सॉल्यूशन कि लॉन्ग लाइफ टाइम नहीं मेम्ब्रेन की होती थी। तो व्हाट हैपेंड कि ये दो साइंटिस्ट थे, लोब और सूर्यंजन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिम करेक्टली। इन्होंने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया। इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का बनाया जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। व्हाट इज इट? एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखो तो नीचे एक पोरस लेयर है और ऊपर एक डेंस लेयर है। इन अदर वर्ड्स ये एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। नॉर्मली कहा जाता है कि एक मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है ना, इट शुड बी होवरिंग अराउंड 250
माइक्रोमीटर so that it can bear very high pressure 20 30 40 बार तक। लेकिन 250 माइक्रोमीटर जाहिर है अगर यहाँ पे हम इतनी थिक मेम्ब्रेन बनाएंगे तो वो फ्लक्स कम होगा। तो ये जो मेम्ब्रेन बनती है इसकी 250 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है, लेकिन इस 250 में से अप्रोक्सीमेटली 249 माइक्रोमीटर जो है वो क्या होता है, सब लेयर या पोरस लेयर होती है। ये जो पोरस लेयर है चूंकि ये हाईली पोरस है, आपको ये एक इमेज भी नजर आ रहा है, तो ये कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती, यहाँ से लिक्विड गैस इजीली फ्लो कर जाता है। जो टॉप लेयर है इसकी थिकनेस होती है अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर, इवन इन सम केसेस लेस देन 1 माइक्रोमीटर। आजकल पूरी दुनिया में दौड़ चली हुई है कि इसको हम डेंस भी बनाएं कि नॉन पोरस हो और इसको कम से कम करें। इवन कुछ ऐसे पेपर्स हैं अभी रिपोर्ट हुए हैं साइंस में, नेचर में, जिसमें अब बियॉन्ड 10 नैनोमीटर लोग फिल्म बना रहे हैं। 10 नैनोमीटर का मतलब क्या कि 1000 नैनोमीटर की नॉर्मली पहले बनती थी मेम्ब्रेन, अब 1000 से लोग पहले कम करते करते 600 पे लाए नैनोमीटर, 500 300 200 100, लेकिन अब इवन 10 नैनोमीटर 5 6 नैनोमीटर तक उसकी थिकनेस होती है। जाहिर है ये जो है पेपर्स की हद तक तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं या जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं दे से कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। तो यूजुअली इट इज़ सेड कि 1 माइक्रोमीटर कभी एक लिमिट होती थी, लेकिन अब कहा जाता है कि 100 नैनोमीटर जो है ये थिकनेस होनी चाहिए, तकरीबन 100 नैनोमीटर टॉप लेयर की, ताकि हाई फ्लक्स और हाई सेपरेशन हम अचीव कर लें। ठीक है, तो ये अच्छा, बल्कि आप लोगों में से जो पाकिस्तान मेम्ब्रेन सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में है कोई पीएमएस मेंबर? कोई भी नहीं है यहाँ पे? तो वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले किसी ने एक पोस्ट भी लगाई थी कि रिसेंटली ही पास्ट अवे, ये जो सूर्यंजन थे इन द पास्ट वीक और सो। तो दिस इज व्हाट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आप लोग मेम्ब्रेन बना रहे होते हो ना, दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग फॉर, कि एक ऐसी मेम्ब्रेन, आइडियल मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें एक सब लेयर हो, पोरस हो, और अगर ये पोरस सब लेयर बहुत ज्यादा पोरस होगी तो फिर क्या नुकसान होगा, अगर ये पोर्स लेट से कि एक ही पोर होगा तो उससे क्या नुकसान। रिजेक्शन हमें कहाँ से मिल रही है? न है पोरस सपोर्ट से मिल रही है। यहाँ से हमें सिर्फ मैकेनिकल स्टेबिलिटी मिल रही है, तो रिजेक्शन का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इससे अगर इतने ज्यादा बड़ा पोर्स होंगे तो वो इवन दो के उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, लेकिन उसके अंदर वीक स्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे मेम्ब्रेन के, स्टिल इट वुड नॉट बी मैकेनिकली वेरी मच स्टेबल। अच्छा, ये मुझे आप बताओ, एक और आप में से कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है आपके ख्याल में ये किस तरह बनती होगी? पहले हम एक सपोर्ट बनाते होंगे इस तरह, और या जो ये जो साहब है इन्होंने क्या काम किया होगा, पहले सपोर्ट बनाई होगी फिर ऊपर एक लेयर कोट की होगी। या जिस तरह इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन से आप करते हो, तो क्या ये ऐसे होगी या इसका कोई और भी तरीका है? कुछ लोग आप में से फेज इन्वर्जन के ऊपर बना रहे हो ना, तो आप बताओ, आपने बनाई है इतनी मेम्ब्रेन्स, तो आप तो आई नो कि इस तरह बनाती हो है ना, पहले आप सपोर्ट बनाती हो फिर आप ऊपर इस लेयर को कोट कर देती हो, है ना? बिल्कुल। लेकिन फेज इन्वर्जन जो है जिसको हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें जब एक पॉलीमर पाउडर को हम लेते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद मेम्ब्रेन जो बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा निकलता है हम एंड पे। ये जो मेम्ब्रेन उन्होंने बनाई, वरना तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि हमने पोरस सपोर्ट बनाई ऊपर एक लेयर कोट कर दी। ये जो एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन उन्होंने बनाई, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन बनाई जो कि फेज इन्वर्जन से बनी, लेकिन उन्होंने ऐसे पैरामीटर्स इसके कंट्रोल किए कि सब लेयर थी और टॉप पे एक बहुत थिन टॉप लेयर। इसकी वजह से एज कंपेयर टू कोटिंग क्या फायदा है? अगर हम एक सपोर्ट बनाते हैं ऊपर कोटिंग करते हैं, एक ये मेम्ब्रेन बनी, एक ही प्रोसेस से मेम्ब्रेन बनाई और ये स्ट्रक्चर बना, कौन सा बेहतर है आपके ख्याल में? ये वाला?
और अगर मैं कहूँ ये ज़्यादा बेहतर है, तो इसकी क्या रीज़न है? हाँ, क्योंकि इस केस में हम ऊपर कोटिंग कर रहे हैं ना, तो कोटिंग इट मीन्स के ये नीचे वाली सरफेस कुछ और है, ऊपर वाली सरफेस कुछ और है। तो इट माइट बी कि वो उनके दरमियान अफिनिटी इतनी अच्छी ना हो, कुछ देर के बाद या इवन कि ये भी हो सकता है कि कुछ हमारा जो मटेरियल है वो पोर्स के अंदर पोर्स को ब्लॉक कर, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ये एक इंट्रिंसिकली मेम्ब्रेन बनी हुई है, जो कि ऐसी बनी है जिसके नीचे पोरस लेयर है और ऊपर उसने एक डेंस फिल्म क्रिएट कर दी है। तो इस वजह से दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेजर मोस्ट द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। उसके बाद जो अगला बिगेस्ट ब्रेक थ्रू था वो इंटरफेशियल पोलीमराइजेशन था, जिसके ऊपर आप लोग कुछ लोग काम कर रहे हो। वी विल डिस्कस दैट एज वेल। मेम्ब्रेन्स को कहाँ पे इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज किया जाता है? सबसे बड़ी मेम्ब्रेन की मार्केट है किडनी डायलिसिस के लिए, फॉर ऑब्वियस रीजन। दुनिया में बहुत बड़ा, क्योंकि उसका कोई और ऑल्टरनेट ही नहीं है। माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आरओ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इट इज, और ये नंबर्स काफी पुराने हैं, आई डोंट नो, शायद 7-8 साल पहले की फिगर्स हैं या शायद उससे भी पुरानी। अब ये इससे भी ज्यादा $1 बिलियन इंडस्ट्री है। और इन द नेक्स्ट 10 years इट इज एक्सपेक्टेड कि जिस तरह दुनिया में वाटर के इश्यूज आ रहे हैं, तो वाटर फिल्ट्रेशंस और बढ़ेंगी। तो इंडस्ट्री में सॉल्वेंट रेजिस्टेंट नैनो फिल्ट्रेशन यूज हो रही हैं, फ्यूल सेल्स के ऊपर आपको पता है रिन्यूएबल्स के ऊपर काम हो रहा है, मेडिकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बन रही हैं। तो देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इन दिस टेक्नोलॉजी। और इसी तरह मेम्ब्रेन के अगर हम जो एप्लीकेशंस की बात करें, तो जो प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं, वो उनकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखो तो नैनो फिल्ट्रेशंस या इलेक्ट्रोडायलिसिस या पर वेपोरेशन स्टिल इन डेवलपमेंट फेज, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इसी वजह से इनकी मार्केट भी कम है एज कम्पेयर टू जो एस्टेब्लिश्ड या डेवलप्ड हैं, जिस तरह डायलिसिस हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। उनकी मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे आर वेरी वेल डेवलप्ड। ये एक और डिफरेंट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। और जो बड़े बड़े, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कमर्शियल मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं, इवन दो कि हम ठीक है रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हु आर द मेजर मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड वाइड? डाउ केमिकल्स, वन ऑफ द बिगेस्ट मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर, सीमेंस, हाइड्रोनॉटिक्स, ड्यू पॉइंट एक और बहुत बड़ा, पाल कॉरपोरेशन, ये एक यूएस की फर्म है। जितनी भी दुनिया में सपोर्ट्स यूज होती हैं आमतौर पे, वो इसी की इन्हीं की यूज होती हैं। मिलीपोर, कोच मेम्ब्रेन सिस्टम, निटो, ये और मिट्सुई, मिट्सुबुशी, ये बहुत बड़े जापानीज जाइंट्स हैं मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर्स के। इसी तरह कुछ कोरियन कंपनीज हैं, सोलसेप, सेप्राटेक, दे आर, और बहुत सारी इसी तरह इमर्जिंग मेम्ब्रेन कंपनीज हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। और जैसे जैसे जिस तरह हर फील्ड के अंदर होता है, जिस तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, जिस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उसके साथ साथ कॉस्ट कम होती जाती है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी में भी, इवन दो कि 10-12 बल्कि 14 साल पुराना डाटा है, लेकिन अगर आप देखो तो यही ट्रेंड चल रहा है कि जिस जिस तरह मेम्ब्रेन मार्केट बढ़ती जा रही है, इसी तरह इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मेम्ब्रेन प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। कुछ एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं जो रिसेंटली, जो सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन की एप्लीकेशन जो इंक्रीज हुई है, डेट इज डिसैलिनेशन। वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। और इन 2004 दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लांट था डिसैलिनेशन का, वो इसराइल के अंदर था, बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू फ्री वाटर। लेकिन मोर रिसेंटली कुछ और, अब इसराइल के बाद कुवैत ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया। दिस वाज फिल्टरिंग अबाउट 275,000 मीटर क्यूब पर डे। जो कुवैत का प्लांट था वो आई थिंक 400 से ज़्यादा, 100,000 से ज़्यादा था। और मोर रिसेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट डिसैलिनेशन का प्लांट है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि जो गैस सेपरेशन है, ये तो हम लिक्विड फिल्ट्रेशन वाटर की बात कर रहे थे ना, गैस सेपरेशन में दुनिया का सबसे बड़ा मेम्ब्रेन बेस्ड प्लांट जो है वो कहाँ पे है?
पाकिस्तान में। किसको पता था ये बात पहले? वन, मैंने ही बताई थी, और दो तीन चार और लोग हैं, गुड। तो पाकिस्तान के अंदर ये दो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे दोनों प्लांट्स हैं। कादरपुर गैस फील्ड बहुत बड़ी एक गैस फील्ड है ओजीडीसी के अंदर और काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है। और ये दोनों प्लांट 1995 में लगे। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स यूज़ होती हैं वो सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। यहाँ इससे एक चीज़ हमें पता चलती है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, आप लोग भी कर रहे हो काम, कि हम मॉफ्स यूज़ करते हैं, मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन बनाते हैं, थिन फिल्म कंपोजिट, है ना, कितना कुछ हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक रिसर्च इंडस्ट्री में आने तक डेकेड्स लग जाते हैं। अब ये एक दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, यूओपी एक बहुत बड़ी वेल नोन मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर है जो कि उनको मेम्ब्रेन सप्लाई करती है। लेकिन स्टिल एक बहुत 1990s में जो मेम्ब्रेन बनी थी आज तक वही यूज़ हो रही है, जिसकी बड़ी लो परमेबिलिटी है, बड़ी लो सिलेक्टिविटी है। लेकिन उसकी रीज़न क्या है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम रीचिंग लैब स्केल टू इंडस्ट्रियल स्केल। जो कंदन वाली गैस फील्ड है वहाँ पे CO2 को 12 से 3% तक लाया जाता है। और जो कादिरपुर गैस फील्ड है वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है नेचुरल गैस जहाँ जिस वेल से निकलती है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। एक जमजमा गैस फील्ड है पाकिस्तान के अंदर जो कि बड़ी यूनिक गैस फील्ड है। वहाँ पे CO2 ना होने के बराबर है, 50% मीथेन है और 50% नाइट्रोजन है। अब मीथेन और नाइट्रोजन को सेपरेट करना बहुत ही ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं कि उसको सेपरेट नहीं करते, क्योंकि वो उसकी कम होती है, उसको मिक्स कर देते हैं मेन जो लाइन है। तो उससे मिक्स करने से ये होता है कि चूंकि वो बहुत एक ह्यूज अमाउंट जा रही है, थोड़ी सी जब उससे मिक्सिंग होती है तो वो जो 50% नाइट्रोजन है वो भी इतना टोटल कंपोजिशन में उसका फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान में तो इसका इशू नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया में ये बहुत बड़ा इशू है। वहाँ पे जितनी भी गैस है मेरे ख्याल में वो सारी हाईली एनरिच्ड विद नाइट्रोजन है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, अरामको में, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, वो लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी मेम्ब्रेन्स बनाई जाए जो कि नाइट्रोजन को सेपरेट कर सकें। और नाइट्रोजन सेपरेशन मुश्किल इस वजह से है, एनी वाइल्ड गैस, why CO2 and methane separation is easy and nitrogen from CO2 is difficult? साइज कंपैरिजन है, कंपेरेबल है, और सोलबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि सोलबिलिटी की बेसिस पे सेपरेशन हो रही है ना। तो दोनों की सोलबिलिटी इन द मेम्ब्रेन्स इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो चूंकि हमने सोलबिलिटी के साथ ही खेलना होता है और मटेरियल ऐसा सिलेक्ट करना होता है जिसमें एक ज़्यादा सोलबल हो दूसरा कम हो, तो सेपरेशन मुश्किल होती है। एक और बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री है सितारा केमिकल्स, आपने नाम सुना होगा। और अब तो इत्तेहाद केमिकल्स का भी शायद आपने नाम सुना होगा, लाहौर के करीब है। ये जो दोनों इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे भी मेम्ब्रेन्स के बहुत बड़े प्लांट हैं जो कि कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। तो सितारा केमिकल्स में अगेन ये पुराने फिगर्स हैं, आई थिंक नाउ इट्स मच हायर नंबर, लेकिन आफ्टर अर्लियर कुछ साल पहले 500 टन पर डे ऑफ कॉस्टिक सोडा बनता था। कैसे? जो हमारे पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपने CPI पढ़ा होगा, पढ़ चुके हो? कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है? भूल गए? हाँ, सोडियम क्लोराइड से, हाँ, साल्ट से, जो रॉक साल्ट ख्योड़ा से आता है इन इंडस्ट्रीज में, उसकी पहले सोल्यूशन बनता है। जो NaCl का सोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन। तो पहले ब्राइन बनता है, फिर ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद थ्रू मेम्ब्रेन उसको सेपरेट किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलहदा हो जाता है और क्लोरीन और हाइड्रोजन को अलहदा कर लिया जाता है। अगर हम मेम्ब्रेन्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो देर आर नंबर ऑफ वेज, क्योंकि इतना डाइवर्स प्रोसेस है तो बहुत तरह से हम मेम्ब्रेन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। देर आर मैनी मेम्ब्रेन्स, जिस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेकिन बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं मेम्ब्रेन्स की, दे आर सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स, वी प्रोड्यूस देम सिंथेटिकली।
तो ओरिजिन की बात करें तो देयर आर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड सिंथेटिक मेम्ब्रेन। कंपोजिशन की बात करें तो देयर कैन बी इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन। इनऑर्गेनिक में क्या क्या मटेरियल्स आ सकते हैं? पॉलीमर्स, किसने कहा पॉलीमर? सिरेमिक्स, एमजीन्स, 5 नाम एटलीस्ट आने चाहिए। मॉफ्स, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स और सिलिका, 4 हो गए। एक और या 2 और? जियोलाइट्स, गुड। कॉफ, कॉफ थोड़ा बहुत आई डोंट नो उसको हम, वो चूंकि कॉफ में वो भी होता है, ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है। वो भी पॉलीमर ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहते हैं ना, गुड। और इसके अलावा ग्लास मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेटल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो एक बहुत बड़ी ये भी लाइब्रेरी है मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग की। ऑर्गेनिक में क्या आएगा? क्या क्या? पॉलीमर, सारे ही जो पॉलीमर की बहुत बड़ी रेंज है, हजारों तरह के पॉलीमर, ग्लासी पॉलीमर, रबरी पॉलीमर, इनको हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे, अच्छा ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हैं, तो इट मींस मेजर जो 2 तरह के मटेरियल यूज होते हैं वो या ऑर्गेनिक यूज होते हैं या इनऑर्गेनिक। अब किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन बनानी है, पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन बनानी है या इनऑर्गेनिक सिरेमिक की मेम्ब्रेन बनानी है? आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स होने चाहिए? आप इमेजिन करो, आप इंडस्ट्री में बैठे हुए, आपने एक मेम्ब्रेन खरीदनी है, तो आप ऑर्गेनिक लोगे या इनऑर्गेनिक लोगे, क्या सोचोगे? अगर हाँ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, एक एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। और क्या ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? वेरी गुड, तो एक तो वही है, हाँ, एफिशिएंसी, परमेबिलिटी एंड सेलेक्टिविटी। तो आपके ख्याल में पॉलीमर्स की, मुझे 90% श्योर है कि गलत जवाब आएगा, पॉलीमर्स की सिलेक्टिविटी परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए एक मेम्ब्रेन की या इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन की ज़्यादा होनी चाहिए? डिपेंड्स अपॉन, एक बेस्ट पॉलीमर हमने लिया जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई सॉल्युबिलिटी है, या अगर पोरस मेम्ब्रेन बनानी है तो एक्सेलेंट पोर साइज मेम्ब्रेन हमने बनाई फेज इन्वर्जन से, और एक हमने सिरेमिक की मेम्ब्रेन बनाई। तो आपके ख्याल में जो कि बेस्ट सिरेमिक मेम्ब्रेन है फॉर गिवन एप्लीकेशन, तो किसकी परमेबिलिटी, किसका फ्लक्स और सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगी? क्यों? जवाब आपका ठीक है। हाँ, हाँ, तो जो इनऑर्गेनिक्स होते हैं इनके अंदर इनहेरेंट पोर्स होते हैं, कि एक अभी आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं जियोलाइट 4A दिखा रहा था, एक जियोलाइट है 4A, उसके जितने भी पोर्स हैं वो सारे 4A, 4 एंगस्ट्रम के हैं। इस, हाँ बहुत पोरस है, और उसका एक खास पोर साइज है। हाँ, एक तो पोरस ज्यादा होने की वजह से फ्लक्स ज्यादा होगा, और एक खास पोर साइज होने की वजह से सेपरेशन ज्यादा होगी। लेकिन एज कंपेयर टू डैट पॉलीमर में हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेम्ब्रेन्स बनते हुए देखी है ना यहाँ पे, तो हम मैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने जो मेम्ब्रेन बनाई है इसके, इसमें 1000 पोर्स हैं और हर पोर इस साइज का है ना, कभी भी नहीं। क्या क्या? यस, दूसरा पॉइंट, तो सेपरेशन इनऑर्गेनिक की बेहतर है, स्टेबिलिटी भी इनकी ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हाईली सिरेमिक्स 800-900 डिग्रीज तक, बहुत हाई टेम्परेचर तक आप ऑपरेट कर लेते हो। इसी तरह केमिकल स्टेबिलिटी भी, पॉलीमर्स रिएक्टिव हो जाते हैं, क्रॉस लिंक हो जाते हैं, तो केमिकल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, इनकी बेहतर होती है। और क्या फैक्टर हो सकता है? एक यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल, केमिकल और पॉलीमर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, एक हमें इंडस्ट्री में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, सस्टेनेबिलिटी। तो आजकल आई ना, ये इन लोगों के लिए हमेशा से बेहतर, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट, ठीक है। इनकी डेफिनेशन ही इंजीनियर्स की ये होती है कि ये सबसे पहले देखते हैं किसकी कॉस्ट कम है। अगर उसकी कॉस्ट कम हो तो इन्वायरमेंट भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हर चीज पे कर लेते हैं, है ना। तो कॉस्ट
किसकी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी? पॉलीमर्स की बहुत कम होती है और इनऑर्गेनिक्स की बहुत ज़्यादा होती है। एक जितने में एक पॉलीमर 1 किलोग्राम 1 टन आ जाता है, उतने में इनऑर्गेनिक पता नहीं 1 किलोग्राम भी नहीं शायद बनता। हंड्रेड्स का फर्क होता है, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब इट मीन्स के पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स की एक और अगर मैं कहूँ मेम्ब्रेन बनाना कौन सी आसान है, पॉलीमर की मेम्ब्रेन बनाना आसान है या इन जो मेटल्स इनऑर्गेनिक? अच्छा, कौन ज़्यादा प्रोसेसेबल है? प्रोसेसेबल या मैम नहीं, इनऑर्गेनिक की बनाना मुश्किल है, पॉलीमर्स की बनाना आसान है। पॉलीमर्स में आप लोग बनाते हो, इवन तो के बड़े मसले आ जाते हैं, लेकिन स्टिल इजी होता है। और वो कितनी फ्लेक्सिबल होती है, आप आसानी से मोड़ते हो, इट्स फाइन। पीडीएमएस की आप मेम्ब्रेन बनाती हो, कितनी फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेचेबल होती है, टफ होती है। सिरेमिक आपने देखा है, ज़रा सा उस पर कुछ हो तो क्या होता है, वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, डिफेक्ट्स पड़ जाते हैं। तो अगर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारी इस पूरे सेशन का, कि अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो पॉलीमर्स आर मोर प्रोसेसेबल, दे आर लो कॉस्ट, बट दे हैव लो परमेबिलिटी एंड सिलेक्टिविटी, एंड दे आर लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक्स। तो इस वजह से ये जो सेंचुरी है और जो लास्ट 10-15 साल है, उसमें सबसे ज़्यादा काम ये हो रहा है कि मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन बनाई जाए। मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें हम दोनों मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक पॉलीमर लेते हैं, उस पॉलीमर के अंदर हम इनऑर्गेनिक डाल देते हैं, और फायदा ये होता है कि इसका 70 to 80% पूरी मेम्ब्रेन का पॉलीमर होता है, और 20% जो है वो इनऑर्गेनिक होता है। तो चूंकि इतना ज़्यादा पॉलीमर होता है तो ओवरऑल कॉस्ट भी कम होती है मेम्ब्रेन की, इतनी और इतना ज़्यादा पॉलीमर होने की वजह से प्रोसेसेबल भी होती है। और इनऑर्गेनिक से हमें एज कंपेयर टू पॉलीमर हाई फ्लक्स और हाई सेपरेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन। और फाइनली लास्ट कपल ऑफ थिंग्स, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे कंपोजिशन हो गया, ओरिजिन, हाउ द मेम्ब्रेन लुक्स लाइक। मेम्ब्रेन कैन बी पोरस, इट कैन बी नॉन पोरस, मेम्ब्रेन कैन बी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक वो मेम्ब्रेन होगी जिसमें सिमेट्री नहीं होगी, मिसाल के तौर पे अ पोरस विद टॉप लेयर, एक मेम्ब्रेन पोरस है लेकिन उसके अंदर पोर साइजेस बहुत डिफरेंट लेयर्स या डिफरेंट टाइप्स के हैं, इट इज ऑल्सो एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन। एक टर्म जो हमेशा आपने याद रखनी है कि जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं तो हम कंपोजिट्स का, मैं टर्म अगर मैं यूज करूं तो कंपोजिट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ कंपोजिट? है ना, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो जो हम बात कर रहे थे कि ये पॉलीमर और डिफरेंट इनऑर्गेनिक्स, ये भी तो एक कंपोजिट है ना। लेकिन मेम्ब्रेन की जब हम डेफिनेशन करते हैं ना, जो जेनेरिकली टर्म्स यूज करते हैं, इस मेम्ब्रेन जिसमें हम दो डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करते हुए मेम्ब्रेन बनाए, इसको कहते हैं मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन। और जब हम दो डिफरेंट लेयर्स ऑफ मटेरियल्स की मेम्ब्रेन बनाए तो इसको कहते हैं हम कंपोजिट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कंपोजिट, आमतौर पे मटेरियल साइंस में इसको कंपोजिट कहा जाता है, ये कंपोजिट नहीं होगा। टू जस्ट टू डिस्टिंग्विश, आगे चल के जब भी हम बात करेंगे तो वी विल कॉल दिस अ मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन। और वो जो हमने बात की थी, आप में से बहुत सारे लोग मेम्ब्रेन बनाते हो जिसमें आप सपोर्ट बनाते हो, फिर ऊपर आप एक मटेरियल को कोट कर देते हो, स्पिन कोट, टिप कोट, इंटरफेशियल। तो ये मटेरियल ए और ये मटेरियल बी, तो दो डिफरेंट मटेरियल्स की दो डिफरेंट लेयर्स जब बनती हैं तो उसको कहा जाता है कंपोजिट मेम्ब्रेन। हाँ, मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन में एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है, हम ये कह सकते हैं कि लेयर एक ही होती है। मिसाल के तौर पे मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो मेम्ब्रेन, इसके अंदर अगर इमेजिन करो डेंस लेयर पे हम कोई नैनो मटेरियल्स डाल देते हैं, तो अब ये कंपोजिट मेम्ब्रेन भी है और मिक्स में। हाँ, तो मिक्स मैट्रिक्स वो है जिसके अंदर हम एक फिलर हमने डाल दिया, एक कॉन्टिन्यूस फेज में एक डिस्पर्स फेज डाल दिया।
मॉर्फोलॉजी के बेस पे कंपोजिट मिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस याद रखनी है। अब ये कुछ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आई हैव कपल ऑफ स्लाइड्स कि मेम्ब्रेन्स किस तरह दिखती हैं। ये सारी मेम्ब्रेन्स क्या हैं, एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, आप देखो तो नीचे बॉटम लेयर है और ऊपर आपको टॉप लेयर नजर आ रही है सबके अंदर। हाँ, और आप ये भी देखो जो मैं वहां पे बात कर रहा था, आपके ख्याल में अगर मैं इस मेम्ब्रेन को इस मेम्ब्रेन से कंपैरिजन करूं, ये पीवीपी है, ये सीटीए, आपके ख्याल में ये सेलुलोज ट्राइएसिटेट की है, ये सेलुलोज एसीटेट की है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन इनमें से कौन सी ज्यादा मैकेनिकली स्टेबल होगी? ये वाली। हाँ, ये जो है ना, ये इनको कहते हैं मैक्रोवाइट्स, ये जो बड़े पोर्स होते हैं इनको कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह फिंगर्स की तरह की स्ट्रक्चर है। ये जो बड़े बड़े पोर्स होते हैं इसको कहते हैं मैक्रोवाइट्स। ये वीक स्पॉट्स होते हैं जिनकी वजह से स्टेबिलिटी कम होती है। फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक ही पॉलीमर से यूजिंग डिफरेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम बहुत तरह की मेम्ब्रेन बना सकते हैं। तो ये सारी आपको नज़र आ रही होंगी, एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन्स हैं, कहीं पे डिफरेंट तरह के पोर्स हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत फर्क पोर्स हैं। ये स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। जिस तरह स्पॉन्ज होता है आप देखते हो कि उसके अंदर वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल पोर्स होते हैं। इनकी डिफरेंट आगे चल के देखेंगे कि क्या फायदे क्या नुकसान है। ये मेम्ब्रेन कौन बताएगा कि क्या है? ये दोनों यहाँ तो कुछ आपको नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन ये तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। ये अगर एसिमेट्रिक या कंपोजिट मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे क्या है, आना चाहिए नजर, मुझे यहाँ से आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। यस, शाबाश। क्यों मिक्स मैट्रिक्स कैसे आप कह रही हो, है ना? ये जो ये जो है ये कोई मटेरियल इसके अंदर डला हुआ है, हाँ? कोई सिलिका मॉफ वट एवर। तो जो आप लोग बनाते हो मेम्ब्रेन्स जो जिसमें आप फिलर्स डालते हो, दे शुड लुक समथिंग लाइक दिस, के पॉलीमर है उसके अंदर फिलर्स डले हुए हैं। तो फाइनली ये हमने देख लिया कि ये सबसे यूनिवर्सल लॉ है जिसको यूज करते हुए हम सेपरेशंस करते हैं कि जो एक मेम्ब्रेन का फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग फोर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। और जो एक लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जब हम इन्वर्सली ये प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो जाहिर है हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। तो वंस अगेन आई हैव अनदर क्वेश्चन कि अगर दो मटेरियल्स हैं, एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है, और दोनों की सेम थिकनेस की मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, तो किसका फ्लक्स ज़्यादा होगा किसका फ्लक्स कम होगा? दोनों की अफिनिटी भी सिमिलर है, पोरोसिटी में फ़र्क है। ठीक है, बल्कि अफिनिटी को छोड़ो, दोबारा आई से इट अगेन। दो मटेरियल्स, एक मटेरियल ए और एक मटेरियल बी, दोनों की पोरोसिटी में फ़र्क है, दोनों की थिकनेस सेम है, ड्राइविंग फोर्स भी सेम है, दोनों पे एक बार प्रेशर इसके ऊपर है एक बार प्रेशर इसके ऊपर है, किसका फ्लक्स ज्यादा होगा? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अभी हमारे पास सेम के रिजल्ट्स नहीं है। चलो अब मैं थोड़ा सा सवाल को और चैलेंजिंग बनाता हूँ। हमें नहीं पता किसके पोर ज्यादा हैं किसके पोर कम है। दो गैसेस हैं, डेंस मेम्ब्रेन है, ड्राइविंग फोर्स भी सेम है। ये इस इक्वेशन को थोड़ा देख के सोचो। ड्राइविंग फोर्स हमने कहा ना, ड्राइविंग फोर्स पे डिपेंड करता है और थिकनेस पे। व्हाट इफ ड्राइविंग फोर्स इज सेम एंड थिकनेस इज आल्सो सेम? एरिया भी सेम है। क्योंकि एरिया तो फ्लक्स पे है ना, पर यूनिट एरिया आ जाएगा। वो क्या, हाँ, दिस फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये एट सेम ड्राइविंग फोर्स एट सेम थिकनेस, दिस प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनैलिटी का जो फैक्टर है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी,
permeability will tell us how high is the flux. जिस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, और जिस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम होगी उसका फ्लक्स कम होगा. अब ये जो प्रॉपर्टी है ये ज़ाहिर है हमारे जहन में सवाल आएगा कि व्हाट इज दिस. दिस इज समथिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. मटेरियल ए की सॉल्युबिलिटी, एक पॉलीमर है पीडीएमएस, पीडीएमएस की CO2 के लिए अफिनिटी अगर ज़्यादा है तो उसकी परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. मटेरियल बी सेलुलोज एसीटेट एक और पॉलीमर है, उसकी अगर CO2 से अफिनिटी कम है तो उसकी परमेबिलिटी भी. तो ये जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है. तो इट मीन्स कि मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सेम ड्राइविंग फोर्स सेम थिकनेस पे permeability of one material can be different and the other material can be very much different. और ये यहाँ पे कुछ रेंजेस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए या आपको ज़बानी याद होनी चाहिए कि माइक्रोफिल्ट्रेशन आर द मेम्ब्रेन्स जिसमें पोर साइज जो है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 100 नैनोमीटर से कम होता है. माइक्रोफिल्ट्रेशन में कम प्रेशर यूज होता है, अल्ट्रा में उससे ज़्यादा, नैनो में 5 to 20 एंड रिवर्स ऑस्मोसिस में 10 to 100 बार. कौन मुझे बताएगा ये क्यों डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ प्रेशर्स हैं, सब में एक ही तरह का प्रेशर क्यों नहीं यूज हो जाता? तो शाबाश, गुड गुड, रेजिस्टेंस. हाँ, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. माइक्रोफिल्ट्रेशन में चूंकि पोर साइज बहुत बड़ा है तो रेजिस्टेंस, चूंकि रेजिस्टेंस कम है हम लो ड्राइविंग फोर्स पे अच्छा फ्लक्स ले लेते हैं. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, नैनो में उससे ज़्यादा है, और आरओ में बिल्कुल ही नॉन पोरस मेम्ब्रेन होती है तो हमें बहुत हाई प्रेशर यूज़ करना पड़ता है. दैट वाज इट फॉर टुडे, जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और हमने बड़े अच्छे टाइम में इसको कंप्लीट भी कर लिया. एक मैंने आपको असाइनमेंट दी है विच इज कंप्यूटिंग प्रोसेसेस फॉर एनी एप्लीकेशन दैट यू आर वर्किंग ऑन. आपने सिर्फ एक स्लाइड बनानी है, ठीक है. हम देखेंगे उसको कब करें डिस्कस. ये हमारा जो ओवरऑल कोर्स कंटेंट है वो ये है, ठीक है. तो इसके अंदर हम चैप्टर 1 हमने आज कवर कर लिया हुआ है. अगला जो चैप्टर है डेट इज, और ये आपने ना ज़रूर आज पढ़ना है, बुक को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों से शेयर कर दूंगा इसकी सॉफ्ट कॉपी. कल हम मटेरियल्स को देखेंगे और मटेरियल्स के अंदर हम पॉलीमर्स के ऊपर फोकस करेंगे. हाँ, फिर उससे अगले दिन कल ट्यूसडे है, टाइम अभी डिसाइड करते हैं. वेंसडे को हम मेम्ब्रेन प्रिपरेशन, थर्सडे को आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में जाना है तो थर्सडे को हम ब्रेक लेंगे. फ्राइडे को अगेन हम मेम्ब्रेन प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैंने कहा था इस पर हमें दो सेशंस चाहिए होंगे. फिर हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम बाद में अलहदा से एक एक सेशन अलहदा करेंगे या इसको देखेंगे. देन वी विल मूव टू ट्रांसपोर्ट, और मेम्ब्रेन प्रोसेसेस के ऊपर हमें 2 लेक्चर चाहिए होंगे क्योंकि हम एक में हम कवर करेंगे माइक्रो, अल्ट्रा, नैनो और गैस सेपरेशन. एक में हम कवर करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस. MBR को हम नहीं देखेंगे, कोई भी नहीं कर रहा. पर वेपोरेशन, मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन और डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस. ठीक है, तो इनको हम 2 सेशंस में डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड विद 1 सेशन अबाउट दिस. तो ये तकरीबन हमारा इस वीक हम यहाँ तक आएंगे और नेक्स्ट वीक में हम ये कवर करेंगे. ठीक है, तो कल किस टाइम पे कल हम करेंगे अगेन सेम टाइम पे. ठीक है, क्योंकि कल एग्जीबिशन अज़का ने आपने वो एक पोस्ट लगाई हुई 11 बजे है ना, तो 11 बजे कहाँ पे? सेमिनार रूम ए ब्लॉक में. अच्छा, लैब में है. ठीक है, तो ए ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर कौन सा लैब या रूम? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, लेकिन वो रूम कौन सा है? A15. कल A15 में 11 बजे एक एग्जीबिशन है जिसमें हमारे जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है. ठीक है, तो हम सारे जाके वो विजिट करेंगे
और वी विल स्टार्ट अगेन एट 2 o'clock शार्प, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि हम 2-2.5 घंटे में कल। कैसा रहा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर? ठीक है, इवन दो कि ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इनमें से 80-85% आपको पता होनी चाहिए, अगर पता नहीं भी है तो पता पहले भी होनी चाहिए। तो कल मेरे ख्याल में चीज़ें आपके लिए ज़्यादातर नहीं होंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेक्चर्स भी जो आज की स्लाइड्स हैं जिस तरह वो मैं भेज दूंगा। और दूसरा ना वो आई एम क्वाइट श्योर कि इन सेशंस के बाद ना आपको दे विल हेल्प अ लॉट।